असद उमर साहब, एक बड़ी अमेंडमेंट जो आर्टिकल में आई है वो है 243 में, और उसमें एक यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब, for clause 4 the following shall be submitted, namely the president shall on the advice of prime minister appoint the chief of army staff और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, जैसे कि पहले भी होता है। इसमें तो मेरे ख्याल में मुझे कोई समझ नहीं आई क्या गलत चीज़ क्या है। नेवल चीफ भी अपॉइंट करता है, एयर चीफ भी करता है, पहले भी करता है, ठीक है। और इसमें जनाब ये इसी तरह चलेगा, लेकिन जो आगे चीज़ है, notwithstanding any continued in clause 4 the office of the chairman joint chief of staff committee shall stand abolished with effect from the 27th day of November 2025. The Prime Minister, on the recommendation of the Chief of Army Staff, will appoint the Chief of Defence Forces, appoint the Commander of the National Strategic Command for the members of Pakistan Army and shall also determine their salaries, whereas the federal government promotes, वो आगे सारी वो है। अच्छा, फील्ड मार्शल का एक जिक्र है इसमें जी कि फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एंड admiral of the fleet being national heroes shall not be removed from the office except on the ground or charges and in manner provided under Article 47। जैसे अयूब खान साहब थे, जनरल अयूब खान थे, फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान थे, उसी तरह फील्ड मार्शल जो हैं वो आसिम मुनीर साहब रहेंगे। इसमें कोई गलत चीज़ है? कोई मेरे ख्याल में इसमें तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। वो भी फील्ड मार्शल का, जैसे ब्रिगेडियर होता है, जनरल होता है, वो रिटायर हो जाता है तो उसके साथ लिख दिया जाता है, उसका रैंक तो उससे नहीं लिया जाता ना। असद साहब, आप तो समझते हैं क्योंकि आपकी फैमिली में रहे हैं फौज में लोग, सो वो उससे रैंक तो नहीं लिया जाता ना, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई ना उन पे एलिगेशन लग जाए तो फिर आप रैंक जो है विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन दैट्स वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन अदर देन दैट तो कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। जैसे फील्ड मार्शल है तो सारी ज़िंदगी फील्ड मार्शल रहेंगे, जैसे कोई जनरल है वो सारी ज़िंदगी जनरल रहेगा, उसके साथ रिटायर्ड लग जाएगा, लेकिन फील्ड मार्शल के साथ रिटायर्ड नहीं लगता। सो ये जो चीज़ें हैं जो जिस पे बात की जा रही है कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई जाएगी, और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो है वो तो ज़रूरत है इस वक्त की। और इसका एग्जांपल मैं ऐसे दे दूंगा असद साहब कि जैसे अभी 4 डेज़ का कॉन्फ्लिक्ट हुआ विद इंडिया पाकिस्तान का, तो वहाँ पे कोई उनके आपस में एयर चीफ, नेवल चीफ, इंडियन एयर चीफ, इंडियन नेवल चीफ, इंडियन आर्मी चीफ की आपस में कोऑर्डिनेशन एज सच नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पे नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बना दी जाती है तो हम कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि डायनामिक्स वॉर के चेंज हो चुके हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन असद साहब? अच्छा जी, इसके अंदर जो तब्दीलियां हैं वो आपने कहा जैसे तकरीबन अभी तक चल रहा था मामला उसी तरीके से चलेगा सवाए वो कोऑर्डिनेशन का। तो तब्दीलियां तो बहुत बड़ी हैं, बहुत ही बुनियादी नौइयत की तब्दीलियां हैं। चीफ ऑफ डिफेंस, वो जो आप पढ़ रहे थे ना पहले, जिसमें आपने कहा ये तो पहले भी होता है, इसमें तब्दीली क्या है, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जो है वो एक ओहदा ऐड किया गया है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि कंकरेंटली विद बीइंग आर्मी चीफ, तो वो एक आर्मी चीफ को इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है जिससे वो एलिवेट हो गए बाकी दूसरे सर्विस चीफ से ऊपर। तो वो एक बड़ी तब्दीली है। फिर जो रिमूवल का प्रोसेस है, वो रिमूवल का प्रोसेस वो कर दिया गया है जो सदर पाकिस्तान का होता है, यानी कि सदर पाकिस्तान को अगर आपने हटाना है तो आपको तो प्रोविंशियल और जो कंबाइंड नेशनल और सेनेट असेंबली और सेनेट है वहां से पास कराना होता है। जो एक अमूमी तौर पर एक बुनियादी असूल है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसी के पास डिसमिसल की भी पावर होती है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर भी आज तक रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है आर्मी चीफ को, सर्विस चीफ्स को, और प्राइम मिनिस्टर ही के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको तब्दील भी कर सकता है। तो अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो प्राइम मिनिस्टर ही है, लेकिन रिमूविंग अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रही। सो एक ये बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बुनियादी तब्दीली है, और उससे वो जो
पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का आइन के अंदर, जिसमें तमाम एग्जीक्यूटिव जो मामलात हैं वो ट्राइकोटमी जो है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव का जो हेड प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू असद साहब, लेकिन देखें अगर हम पास्ट में हिस्ट्री में जाएं तो कई दफ़ा ऐसे जो ना एक सिचुएशंस बन गई हैं, सिचुएशंस बनती नहीं है ना, जब रिमूव करने का वक्त आता है किसी आर्मी चीफ को तो वो वहाँ पे पॉलिटिकल रीजंस आ जाते हैं। पॉलिटिकल रीजंस जब आ जाते हैं कि जनाब फलां चीफ को हटाया जाए, जैसे हमने देखा है, मैं एग्जांपल सब क्या दूं, लेकिन कई दफ़ा हमने देखा है कि आर्मी चीफ को हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर जनाब स्टेप्स लेते हैं और उनको घर भेज देते हैं, फिर एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, सब जो चीज़ें हो जाती हैं, तो पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो जनाब रिटेलिएट भी कर जाता है। ठीक है, रिटेलिएशंस भी होती हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन की रिटेलिएशंस हो जाती हैं, फिर एक जो कहा जाता है ना निज़ाम जो है पीछे बैक टू स्क्वायर वन में सिचुएशन में चला जाता है। तो डोंट यू थिंक कि उससे को फ़र्क पड़ेगा या उससे बेहतरी आएगी? चले पहले तो तारीख देख लेते हैं ना जी। ये पाकिस्तान की तारीख में 3 दफ़ा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को रिमूव किया है, ये रिमूव करने की कोशिश की है। पहली दफ़ा हुआ जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल गुल हसन जो आर्मी चीफ थे उनको रिमूव किया और उनकी जगह उन्होंने टेक्का खान को आर्मी चीफ बना दिया। कोई आर्मी के अंदर से रिटेलिएशन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्मूथ प्रॉब्लम चलता रहा मामला। उसके बाद दूसरी दफा हुआ जब नवाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर जनरल जहांगीर करामत को रिमूव किया और उनकी जगह परवेज मुशर्रफ को लगाया, और अगेन कोई रिटेलिएशन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुए, मामला स्मूथली चलता रहा। तीसरी दफा जब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने रिमूव करने की कोशिश की जनरल मुशर्रफ को, तो जनरल मुशर्रफ के बाद में रिटेलिएशन हुई और उसके बाद आर्मी ने टेक ओवर कर दिया। तो पहली बात तो 3 में से 2 दफा जो है कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए थे। सेकेंडली, रिटेलिएशन क्यों होनी चाहिए? एक आईनी इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का, वो अच्छा फैसला हो सकता है, वो बुरा फैसला हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास आईनी इख्तियार है, वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें रिटेलिएशन का कोई सवाल होना नहीं चाहिए। बट मैं तो सिर्फ आपको इस वक्त अच्छे बुरे से हटके ये कह रहा था कि ये तब्दीली बहुत बड़ी है, छोटी तब्दीली नहीं है, बहुत बड़ी तब्दीली है। फिर जो स्ट्रेटेजिक कमांड वाली बात की गई ना, देखिए ये जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अमेरिका के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है, पाकिस्तान में भी चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ का ओहदा है, लेकिन उसके पास वो इख्तियारात नहीं है, कंसेप्चुअली वो उसके बराबर पोजीशन नहीं थी जो पोजीशन अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ के पास होती है, जो वाकई में तमाम सर्विसेज को हेड करता है और एक यूनिटी ऑफ कमांड है, वहां पे डिसीजन मेकिंग है, वॉर के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए एक क्लैरिटी है। यहां पर एक डिफाइंड रोल था चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ का, लेकिन वो रोल नहीं था जिसके तहत इसको शुरू में इस ओहदे को बनाया गया था। सो उस क्लैरिटी को होना, सिर्फ इसके ऊपर बहस ये हो सकती है कि सिर्फ क्यों आइन के अंदर क्यों लिखा जा रहा है कि सिर्फ आर्मी चीफ ही जो है वो चेयरमैन डिफेंस सर्विसेज बनेगा। ये क्यों नहीं हो सकता कि कल एयरफोर्स से कोई अपॉइंट हो सके या नेवी से अपॉइंट हो सके। और उसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूं कि समझाने के लिए कि इस वक्त फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो आर्मी चीफ के पास है, एक दफा पहले भी आर्मी चीफ के पास रह चुका है, लेकिन खुद इसी तरमीम के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि एडमिरल ऑफ द फ्लीट भी हो सकता है जो 5 स्टार होगा। इसी तरीके से एयरफोर्स चीफ भी एलिवेट हो सकता है 5 स्टार पे। तो अगर आर्मी चीफ 4 स्टार है और एयरफोर्स चीफ 5 स्टार है, तो चेयरमैन डिफेंस सर्विसेज का ओहदा 4 स्टार के पास हो और उसके नीचे 5 स्टार की डिसीजन मेकिंग हो, तो इट डजंट मेक सेंस। बट अदरवाइज एक कोऑर्डिनेटेड डिसीजन मेकिंग के लिए दुनिया में बहुत जगह